सबको नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण विचार के बारे में आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वर्ण विचार की आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें आपको और समझ आ जाएगा कि वर्ण क्या है। फिर से याद दिला देती हूँ, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, क, ख आदि, यानी सारे स्वर वर्णों के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से सारे व्यंजन भी क से ह तक हलंत चिन्ह के साथ वो सभी वर्णों में आएंगे। अब वर्णों को वर्णों के साथ मिलाना, जोड़ना वर्ण संयोग कहलाता है। हो सकता है वर्ण स्वर को हम स्वर के साथ मिला दें, इसके लिए तो आपने स्वर संधि भी कर ली है। तो हम या फिर क्या करते हैं, वर्ण को स्वर के साथ मिलाएं, या यहां पर आप कह सकते हो व्यंजन, व्यंजन को हम स्वर के साथ मिला दें या व्यंजन को हम व्यंजन के साथ मिला दें, तो वो होगा हमारा वर्ण संयोग। ये आप र की कहानी में भी संयुक्त अक्षरों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो वर्ण संयोग करने से पहले वर्ण विचार और र की कहानी वीडियो देखना ना भूलें। अब वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद है वर्णों को अलग करके लिखना। अर्थात हमारे पास होगा एक शब्द जैसे वर्ण ही है, तो इसको हम वर्णों के रूप में लिखें, इसके अलग कर दें वर्ण। जैसे व को हम क्या लिख सकते हैं, व प्लस अ, और ऋण को क्या लिख सकते हैं, र अण और अ। इसको कहेंगे हम वर्ण विच्छेद। तो इसके लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, संयुक्त अक्षरों का भी ज्ञान होना चाहिए, और हमारा उच्चारण भी शुद्ध होगा, तो हमारी ये जो अशुद्धियां रह जाती हैं वो कभी नहीं होंगी। तो जरा ध्यान देंगे, कुछ उदाहरणों से हम ये अच्छे से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्ण विच्छेद। आपकी इच्छा से ही ये वीडियो बन रही है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम कमलम। वैसे आपको बता दूं, कोई भी वर्ण ले, कोई भी आप व्यंजन ले लीजिए, उसके साथ कोई भी स्वर को जोड़ दो तो बनेगा। क में अ जोड़ोगे तो क बोलेंगे। इसको हम बोल ही नहीं सकते, इसको तो ये हम सिर्फ लिखते हैं क हलंत, इसको बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जा सकता। क में अगर हम आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा का। क के स्थान पर हम कोई और व्यंजन भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ट, ट में अगर इ जोड़ेंगे तो बनेगा टिक। ठ ले लें, दीर्घ ई जोड़ देते हैं तो बन जाएगा ठी। इसी तरह से प, उ, पु, थ, उ, थु, ल, री, लरी, ह, री, हरी। दीर्घ है ये। उसके बाद कोई भी वर्ण लेते जाइए, आप किसी में भी जोड़ सकते हो। ख, लरी, कलरी, ये ख आधा हो जाएगा। यानी यहां से आपको पता चला कि अगर व्यंजन हमारा हलंत चिन्ह के साथ है, अगर ये क हलंत है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इस तरह से शब्दों में प्रतीत होता है, आधा क। ऐसे ही ख को देखते हैं तो वो हमें ऐसे दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हुए अलग करेंगे वर्णों को। तो देखते हैं,
जैसे कमलम। अब पहले क के वर्ण अलग कीजिए, क अ, म में म हलंत अ, इसी तरह से ल हलंत अ, और फिर देखिए म हलंत ही है तो इसके अंत में स्वर नहीं आएगा। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, सीता। सी कैसे बना, स में ई को जोड़ा और ता, त और आ, ये बना सीता। अब जैसे नौका, कोई ना कोई स्वर होगा उसमें, जैसे न औ जोड़ा इसमें। अब ये नहीं है कि हमें ये न दिखाई दे रहा है तो न हलंत अ कर दें, नहीं, न में औ एक ही स्वर, दो स्वर इकट्ठे नहीं आएंगे, क्योंकि स्वर में स्वर जब मिलेगा तो वो क्या होता है, संधि हो जाती है। नौ क और आ, नौ का, इस तरह से नौका बना। उसके बाद कुछ संयुक्त अक्षरों वाले देखिए हम, जैसे विद्यालय। अब वि कैसे बनेगा, व ई, वि बना, व हलंत है, ई हमने इसमें जोड़ा तो वि बन गया। अब द्या देखिए, द्या में द और य है और इसमें स्वर जुड़ा हुआ है आ, द्या बन गया। फिर उसके बाद ल अगर हमने बनाना है तो ल और अ, फिर य और अ, विसर्ग आप इसी के साथ ही लिख सकते हो। उसके बाद जान। अब ये इसमें बहुत गलती होती है। अब इसको कोई तो बोलता है ज्ञ और कोई बोलता है ज। वास्तव में इसका उच्चारण होना चाहिए ज, जैसे हम संज्ञा कहते हैं, होना चाहिए संज्ञा। परंतु अगर हम बोलने लग जाते हैं संज्ञा या वैज्ञानिक, इस तरह से उच्चारण करते हैं तो शायद दूसरे सोचते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं। परंतु इसका उच्चारण ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें है ज, ञ और अ। ये था, परंतु बोलचाल की भाषा में आने पर धीरे धीरे ये रूप बन गया ज्ञ, उसको भी हम गलत नहीं कह सकते। तो अब अगर हमने इसका करना है वर्ण विच्छेद तो ये हो जाएगा ज, ञ और आ, और न का तो बन ही जाएगा न और अ, और म हलंती है तो इसके बाद आपका स्वर नहीं आएगा। इस तरह से ये रूप बन जाएंगे और बहुत से उदाहरणों से आपको समझाऊंगी ताकि आपकी अशुद्धियां खत्म हो जाएं। और देखते हैं, ये तो थे बिल्कुल साधारण शब्द। और ले लेते हैं प्रत्येकम। एक एक को लेते जाना है। अब प्र, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, इसमें कौन आधा और कौन पूरा। र की कहानी में अच्छे से बताया है, जो उठाता है वो पूरा है और जो उसके ऊपर है वो आधा है। यहाँ प पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है, र नीचे है ना, तो इसका मतलब र पूरा है। तो इसका प्र का क्या मतलब हुआ, प र और अ, प्र। अधिकतर में जो गलती करते हो, अशुद्धि होती है, वो यहीं के यहीं दिखती है। ये हो गया प्र। अब जो त आधा है इसमें स्वर नहीं है तो त ही रहेगा। ये य ए, क अ, उसके बाद है म, उसके बाद हम लिख देंगे म हलंत, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा। ये बन गया हमारा प्रत्येकम। जैसे सृष्टि ही,
ऐसे लिखते हो। अब स, अब यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं, वही, ये री है, ये र नहीं है, ये र का रूप भी नहीं है, ये री की मात्रा है जो कि हमारा स्वर है। तो इसका मतलब स में री जुड़ा है, श्री बन गया सृष्टि। अब बोलने से ही पता लग रहा है, उच्चारण से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, श आधा ही है, दिख भी आधा रहा है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ और ना ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे। टी में स्वर है ट और ई, और विसर्ग हम यहीं का यहीं लगा सकते हैं। ये बन गया हमारा सृष्टि। इसी तरह से वृद्धि, इसमें व में क्या जुड़ा हुआ है, इसमें भी री जुड़ा हुआ है। अब धी, कौन पूरा, ध पूरा, द तो आधा ही है क्योंकि वो ऊपर है, और ध में भी ये जरूरी नहीं कि वो अ ही लेकर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा है, अ लिखने की आवश्यकता नहीं, ध में ई जुड़ा है और साथ में विसर्ग, ध और ई। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा, श में क्या है, ई। क्ष कैसे लिखते हैं, क और श, अगर क्ष होता तो क श अ होता, परंतु यहाँ पर आ है, शी कशा, आ हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क आधा ही है, यानी यहाँ स्वर नहीं आएगा, क श आ। उसके बाद गंगा। अब बात करते हैं अनुस्वार की, अनुस्वार में कैसे अलग किए जाए वर्णों को। अब जब म होता है तो अनुस्वार लगा देते हैं, ग होता है तो अनुस्वार लगा देते हैं, न्य होता है तो भी अनुस्वार लगा देते हैं, अर्थात किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण को हम अनुस्वार लगा देते हैं। अब ये कैसे पता चले ये किस वर्ण के स्थान पर ये अनुस्वार है, ये आज मैं आपको बता देती हूँ। अब पहले तो ग पूरा है, ग, गंगा, अब बोल रहे गंगा, ये अगला वर्ण देखना है, अनुस्वार का अगला वर्ण देखिए, और ये देखना है हमें ये किस वर्ग का है, ये कवर्ग का है, क ख ग घ अंग। तो इसका मतलब जो ये अनुस्वार है वो ये वर्ण है, जो अगला वर्ण होगा उसके अनुसार पंचम वर्ण की अनुस्वार आ जाता है, तो ये आ जाएगा गंग, ये अनुस्वार के स्थान पर, और ग आ, ये बन गया हमारा गंगा। इसी तरह से और हम अनुस्वार को देखें, जैसे चंचल, लिखते हैं ना ऐसे चंचल, अब अनुस्वार तो इसमें भी है, क्या इसमें भी हम अंग लिख सकते हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए च तो पहले हमने क्या लिखना है, च और अ। अब अनुस्वार के स्थान पर क्या होगा, अगला वर्ण देखिए च है तो च्वर्ग लिखो, च छ ज झ ञ, और इसका मतलब अंतिम वर्ण है ञ, तो अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा ञ, और फिर वही च अ और ल अ, चंचल। इस तरह से हमें पता चलता है अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पर है, ये बात आ गई च्वर्ग की। उसके बाद हम कहते हैं जैसे दंडम, अब इसमें क्या है, द और अ तो लिख दिया हमने द के लिए, अब अनुस्वार के स्थान पर क्या, अब अगला वर्ण है हमारा ड, ड किस में आता है, ट ठ ड ढ अण, अण आ गया पंचम वर्ण, इसका अर्थ हुआ अनुस्वार आया था हमारा अण के स्थान पर, ये हो गया अनुस्वार
अण के स्थान पर, तो उसके बाद ड अ म। वैसे भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमने व्यंजन के नीचे हलंत लगाई है कि नहीं। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, अशुद्धि होगी, क्योंकि उसमें अ हो जाएगा और अ मिलकर आ बन जाएगा। फिर वर्ण विच्छेद का मतलब है ऐसे वर्णों में बांटो कि उसकी और टुकड़े हो ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर हलंत नहीं लगाते तो इसके तो टुकड़े हो सकते हैं, अब ये इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब और बात करते हैं, और शब्द लेते हैं, जैसे कि कंबल। अब कंबल में क्या, ये अनुस्वार किसके स्थान पर है, क अ तो हो गया क के स्थान पर। अब ब है, ब किस में आता है, प फ ब भ म। ब आया पवर्ग में और इसका पंचम वर्ण है म, तो इसका मतलब म हलंत आ जाएगा अनुस्वार के स्थान पर। फिर ब और फिर ल, ये हो गया हमारा कंबल। उसके बाद देखिए और ले लेते हैं चंद्रिका। अब ये चंद्रिका कैसे, ये इसमें भी अनुस्वार है, च तो कैसे बन गया, च और अ। उसके बाद अनुस्वार के लिए हमें क्या लगाना है, अगला वर्ण देखो द है, बोल के देखो चंद्रिका। कभी ये नहीं देखना र पहले है, बोलेंगे तो अनुस्वार के बाद वाला वर्ण हमने देखना है, चंद्रिका। चंद्रिका द आ रहा है, तो इसका मतलब द कहाँ, तवर्ग में, त थ द ध न। अब ये रहा हमारा द, तो इसका पंचम वर्ण है न, तो इसका मतलब अनुस्वार के स्थान पर आएगा न। अब द्री, अब ये है द्री, ध्यान से देखो। अब द आधा है, र नीचे है, द र ई, ये बना द्री, द र ई, चंद्री का क आ। इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं, मान लो उसमें इन पांच, ये सारे के सारे हमारे वर्गीय व्यंजन हैं, 5 वर्ग है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे उसके बाद मान लीजिए संस्कृतम ही है, अब ये तो वर्गीय व्यंजन ही नहीं, अनुस्वार के बाद फिर क्या करें, पंचम वर्ण कहां से लाएं, ऐसे में क्या करना है, म ही आएगा, स बन गया। उसके बाद अनुस्वार की बारी है हमारी, तो म हलंत, फिर स भी आता है, स हलंत, क्री क री, फिर त पूरा त अ हो जाएगा इसका मतलब, और म बन जाएगा। ये क्योंकि जो स था वो इन 5 वर्गों में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हमें अनुस्वार के स्थान पर म लिखना है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वंशी, इसमें भी देखो व को तो हमने लिख लिया, फिर अनुस्वार की बारी आ गई। अब अनुस्वार के बाद श, श कोई वर्गीय व्यंजन नहीं, इसलिए फिर से म, और शी कैसे लिखना है, श ई, ये हो गया वंशी। इसके बाद है श्रृंगार, श्रृंगार। अब ये श्री कैसे बनता है, ये आपने देखा ही है संयुक्त अक्षरों वाली वीडियो में, श्र, एक होता है श्र, एक होता है श्री। ऐसी अशुद्धियां आपको टेलीविजन में भी देखने को मिल जाती हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या गलत क्या ठीक। ऐसा भी मिल जाता है, ये बिल्कुल गलत है, या तो श्र होगा या श्री होगा, या हम बात कर रहे हैं श्रृंगार, तो ये है श री, और श्र है तो
ये है हमारा श र अ। अब श्रम है तो उसमें तो श्र की बात हो रही है, श्री है तो इसकी बात हो रही है, तो यहां पर बन जाएगा श्री। अब ये अनुस्वार की बात है तो क्या करें, अब ये अनुस्वार कहाँ आना है, यहां नहीं है ये अनुस्वार, श्री के बाद आवाज आ रही है। श्रृंगार, उच्चारण करके देख लीजिए आप, श्रृंगार। अब श्रृंग, अब ग है, ग कहां पर आता है, पहले ही वर्ग में, कवर्ग में, अंतिम वर्ण, पंचम वर्ण है ग, तो क्या लिखेंगे हम, ग। और अनुस्वार के स्थान पर हमेशा आधा ही आता है क्योंकि ऊपर है, आ गया। और उसके बाद ग, आ, र, अ, ये बन गया हमारा श्रृंगार। उसके बाद बोल लेते हैं हम कर्तृपदम, या कर्तरी ले लीजिए, जो भी आपका दिल करे। अब इसमें भी बहुत गलतियां होती हैं, क्यों, इसको बोलना क्या है हमने, कर्तृपदम, पहले क अ, र पहले आएगा, ये जो ऊपर है वो आधा है, वो पहले आएगा, कर त। अब ये ना होता, कर तोता तो र त हो गया था, लेकिन ये हमारी री की मात्रा है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, ये स्वर ही है, इसमें अ और री कभी नहीं लगाएंगे, ये री खुद एक स्वर है। रति बना ये, कर्तरी पदम तो आपको आता ही है, प अ द अ और अंत में ये हो गया कर्तरी पदम। इसी तरह से त्राणम, इसमें भी संयुक्त अक्षर है, त्रा, त र आ, और अणा में ण अ और फिर म हलन, त्रा अण म, त्राणम। इस तरह से हम करेंगे। अब कुछ ऐसे दे देती हूँ, कुछ वर्ण देते हैं, उसका आप संयोग करके एक शब्द बनाएंगे। जब ये चीजें हमें आ जाएंगी ना, देखो वर्णों से हमने क्या बना लिया, शब्द अथवा पद, और पदों से ही क्या बनते हैं, वाक्य बन जाते हैं। और जब हमें वाक्य बनाने आ जाएंगे तो फिर तो कोई कठिनाई ही नहीं है, फिर तो हम कितना कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए अब कुछ वर्ण देती हूँ, उसके शब्द बनाते हैं, शब्द अथवा पद। उससे पहले संयुक्त अक्षर ध्यान में जरूर रखेंगे, क श अ, ये है क्ष, और त र अ लिखूंगी तो त्र, और अगर मैं आ लिख दूं तो त्र। इसी तरह से श श र अ, श्र, ज ञ आ। ये ध्यान रखेंगे, क श अ क्ष त्र श्र ज, और उसी अगर यहाँ पर स्वर अलग है तो उसी अनुसार बदल जाएगा। देखो ज आ हमारे पास ये वर्ण है। अब क्या करेंगे, ज आ, जा बना, ये आपने कैसे देखना है, जहां स्वर है वहां रुको, ये है हन, अब ह न पे मत रुको, जहां स्वर है ह न, अब इसका मतलब ह तो आधा है, ऊपर रहेगा, और न नीचे आ जाएगा, इसके साथ अ भी आ गया, व ई जहानवी, ये बन गया हमारा जाह्नवी। इसी तरह से
ये देखो अ है, स्वयं स्वर है, अ आ जाएगा। अब स त ई स्ती, स आधा, त पूरा। अब मात्रा कहाँ आएगी? यहाँ पर, हमेशा आधे वर्ण से पहले। तो ये बन गया हमारा अस्ति। ग अ र द अ भ अ विसर्ग। अब ग अ ग, र द अ रद, रद, र क्या है? आधा, स्वर है ही नहीं तो ऊपर। किसके ऊपर? द के ऊपर। र किससे पहले है? द से पहले है और आधा है, तो द के ऊपर र चला गया। ये अ पूरा हो गया क्योंकि द हमने पूरा लिखा है। भ अ भ, और इसके साथ ही हम लगा देंगे विसर्ग। ये बन जाता है गर्दभ। ख अ त व आ। अब देखो ख अ ख, ट आधा है, कोई स्वर नहीं है। अब ट तो आधा नहीं लिख सकते, ऐसे तो नहीं लिख सकती मैं, तो इसके जो नहीं लिखे जा सकते उनके नीचे हलंत लगा दीजिए। व आ वा। अब ड है वो भी नहीं लिख सकते, ढ है वो भी नहीं लिख सकते। जो आधे नहीं लिखे जाते उन पे आपने क्या करना है? हलंत लगा देंगे। बन गया हमारा खट्टवा। श र अ म ई। देखो श र अ श्र, म ई श्रमी, श्रमी। इस तरह से आपका वर्ण संयोग करके इस तरह के पद अथवा शब्द प्राप्त हो जाएंगे और आपकी अशुद्धियां भी दूर हो जाएंगी। आपको पता ही है तकनीकी युग है और हमें टाइप करने की भी ज़रूरत रहती है। जब हम टाइप करते हैं कई बार, अब फ़ोन में भी तो बोल कर भी हो जाता है, तो लेकिन जो अशुद्धियां रह जाती हैं उसको तो आपको ऐसे ठीक करना पड़ेगा। अपने वर्णों का ध्यान रख के, उनका उच्चारण स्थान देख करके और उनका उच्चारण करके आपको शब्द उचित मालूम हो जाएगा और उसके बाद आप इनको शुद्ध कर सकते हैं और इस तरह आपकी वर्तनी की शुद्धियां मिल जाएंगी, सारी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। फिर भी कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।